FCRA संशोधन बिल आजकल न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह इसी की चर्चा है। लेकिन सच कहें तो इसकी कानूनी भाषा इतनी पेचीदा है कि असल मुद्दा कहीं दब सा गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस बेहद अहम विषय की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। आंदोलनजीवी ये शब्द तो हाल फिलहाल में काफी सुना ही होगा, है ना? आलोचक अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने हर धरने प्रदर्शन में शामिल होने को ही अपना पेशा बना लिया है। एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि इन विरोध प्रदर्शनों को चलाने के लिए मोटा पैसा सीधे विदेशों से आता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या कहानी सच में इतनी ही सीधी है? असल सच्चाई इस राजनीतिक बयानबाजी से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55 करोड़ 741 करोड़ रुपए। सरकारी दस्तावेजों की माने तो साल 2019 से 2022 के बीच भारत के गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs में इतना विदेशी फंड आया है। ये कोई छोटा मोटा चंदा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर का अमाउंट है। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे विवाद के स्केल को दिखाता है। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है, और उससे भी जरूरी जा कहाँ रहा है। तो आज हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, विदेशी फंडिंग की ये पूरी बहस क्या है। दूसरा, ये FCRA आखिर है क्या भला। तीसरा, इस नए बिल में वो 4 बड़े बदलाव कौन से हैं। चौथा, केरल में इतना भारी विरोध क्यों हो रहा है। पांचवा, संपत्तियों के छिन जाने का डर। और आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विदेशी फंडिंग की इस पूरी बहस पर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर से आने वाले इस पूरे पैसे का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों में नहीं होता। जहां एक तरफ ये दावा किया जाता है कि विदेशी पैसा देश में अशांति फैलाता है, वहीं अगर हम निष्पक्ष होकर आधिकारिक रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि यही फंड उन मिशनरी अस्पतालों, स्कूलों और आश्रमों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, जो देश भर में गरीबों का सस्ता इलाज करते हैं या रोजाना लंगर चलाते हैं। मतलब इस विदेशी पैसे का दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये FCRA है क्या? FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो ये किसी दुकान को चलाने के लिए जरूरी एक सरकारी लाइसेंस की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहाँ दुकान की जगह विदेशी चंदा लेने की बात हो रही है। किसी भी भारतीय संस्था को अगर विदेश से पैसा मंगाना है तो सरकार से ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और हाँ, ये पैसा ऐसे ही कहीं भी नहीं आ सकता। हर एक विदेशी रुपया सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एक खास सरकारी बैंक खाते के जरिए ही देश में आ सकता है, यानी पूरी सरकारी निगरानी। कोई भी शॉर्टकट या चोर दरवाजा नहीं है यहाँ। वैसे ये कानून रातों रात इतना सख्त नहीं हुआ है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान इसे पहली बार लाया गया था। फिर 2010 में सरकार ने इसे पूरी तरह से नए सिरे से लिखा। उसके बाद 2020 में इसके पेंच और भी कस दिए गए हैं और अब 2026 में एक नया संशोधन बिल सामने है। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि पिछले कई दशकों से इस सिस्टम को लगातार कड़ा किया जा रहा है, चाहे सत्ता की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो। ये आंकड़े तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देते हैं। आज की तारीख में पूरे भारत में सिर्फ 14,449 संस्थाओं के पास ही एक्टिव लाइसेंस बचा है, जबकि 22,498 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी दुकानें अभी खुली हैं, उससे कहीं ज्यादा पर तो हमेशा के लिए ताला लग चुका है। यानी सरकार ने विदेशी फंडिंग पर पहले से ही काफी तगड़ी लगाम लगा रखी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, इस नए बिल के वो 4 बड़े बदलाव। यही वो 4 बदलाव हैं जिन पर सारी बहस टिकी है। पहला, एक बिल्कुल नया सरकारी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नाम दिया गया है। दूसरा बदलाव थोड़ा हैरान करता है। सरकार कानून सख्त तो कर रही है, लेकिन जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। तीसरा बदलाव छोटी संस्थाओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जिन NGOs को 2 साल में 10 लाख रुपए से कम चंदा मिला है, उनका लाइसेंस रिन्यू होना अब बेहद मुश्किल होगा। मतलब जाल बिछाया गया बड़ी मछलियों के लिए, लेकिन फंसेंगी गांव कस्बे की छोटी संस्थाएं। और चौथा सबसे बड़ा बदलाव, जहां भी धर्मांतरण का जरा सा भी शक होगा, वहां विदेशी पैसे की बेहद बारीकी से जांच की जाएगी। चलिए अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इस बिल को लेकर केरल में इतना हंगामा क्यों मचा है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो केरल की पूरी विधानसभा ने इस बिल के खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पास कर दिया।
आमतौर पर एक दूसरे से लड़ने वाले राजनीतिक दल सब एक साथ आ गए और बिल को तुरंत वापस लेने की मांग करने लगे। जाहिर है मामला बहुत गंभीर है। इसका जवाब केरल के जमीनी हालात में छिपा है। वहाँ हर 5वां घर ईसाई समुदाय का है और पीढ़ियों से वहाँ के लोग अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन ऐतिहासिक चर्च संस्थानों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं जो विदेशी फंड से चलते हैं। ऐसे में इन नए जांच नियमों को सिर्फ कुछ राजनीतिक एनजीओ पर कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर एक सीधे खतरे की तरह देखा जा रहा है। अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, जो असल में इस पूरे विवाद की जड़ है, संपत्ति छिन जाने का डर। अभी हमने जिस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की बात की थी ना, इस नए सरकारी महकमे के पास बेतहाशा ताकत होगी। अगर किसी संस्था का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द होता है तो ये अथॉरिटी विदेशी पैसे से बनी उसकी हर एक संपत्ति को तुरंत जब्त कर सकती है, चाहे वो जमीन हो, कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, अस्पताल की मशीनें हो या फिर बैंक में पड़ा पैसा। और तो और बैंक से लेकर पुलिस स्टेशन तक हर सरकारी दफ्तर को उनकी मदद करनी पड़ेगी। अब इस बात को दोनों तरफ से समझना बहुत जरूरी है। सरकार का तर्क एकदम प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि पुराने कानून में ये साफ नहीं था कि लाइसेंस रद्द होने के बाद संपत्तियों का क्या होगा। इस वजह से अरबों रुपए की इमारतें सालों से लावारिस पड़ी हैं, जिन्हें संभालने के लिए एक सिस्टम चाहिए। लेकिन वहीं आलोचकों को डर सता रहा है कि इस असीमित शक्ति का इस्तेमाल करके बिना किसी ठोस रोक टोक के स्कूलों और अस्पतालों पर सीधे राज्य का कब्जा हो सकता है। इस डर को मिक्स्ड फंड के एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक अस्पताल ने एक नया वार्ड बनाया, उसमें 50% पैसा वहाँ के लोकल लोगों के चंदे का है और बाकी 50% विदेश से आया है। अब अगर उनका लाइसेंस कट जाता है तो वो पूरा का पूरा वार्ड उस नई अथॉरिटी के कब्जे में चला जाएगा। कायदे से तो देसी पैसा वापस मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई सरकार उन दीवारों में से देसी और विदेशी ईंटों को अलग अलग छांट सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से थोड़े से विदेशी फंड के चक्कर में पूरी की पूरी संस्था खो देने का डर लोगों को सता रहा है। और ये खौफ सिर्फ आगे आने वाले समय के लिए नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को लेकर भी है। कानूनी जानकारों को चिंता है कि ये नया डिपार्टमेंट उन संपत्तियों को भी जब्त कर सकता है जिनका लाइसेंस 1 दशक पहले ही रद्द हो चुका है। भले ही सरकारी अधिकारियों ने बोलकर ये भरोसा दिलाया हो कि ये कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा, लेकिन सच तो ये है कि बिल के पन्नों पर ऐसी कोई गारंटी नहीं लिखी है। और हम सब जानते हैं कि अदालतें किसी की कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि लिखित कानून पर फैसला सुनाती हैं। तो अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। आखिर आगे क्या होने वाला है? इस मुद्दे की गूंज अब सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। एक अमेरिकी सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये बिल भारत सरकार को चर्च जब्त करने की ताकत देता है और इससे अमेरिका भारत के रिश्तों में खटास आ सकती है। ये बयान साफ दिखाता है कि अमेरिकी अधिकारी इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर एक खतरे के रूप में देख रहे हैं, जिससे कूटनीतिक लेवल पर चीजें काफी उलझ सकती हैं। इसी चौतरफा दबाव का नतीजा ये हुआ कि संसद में बहस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने इस बिल को अचानक होल्ड पर डाल दिया। लोगों का गुस्सा और डर शांत करने के लिए मंत्रियों को भेजा गया, लेकिन एक बात एकदम साफ समझ लेनी चाहिए, ये बिल अभी वापस नहीं लिया गया है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए टाला गया है। ये कानून अभी पूरी तरह जिंदा है और सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, यानी ये किसी भी दिन वापस आ सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये नया बिल सच में विदेशी फंडिंग के सिस्टम में मौजूद किसी बड़ी खामी को ठीक करने का पक्का इलाज है, या फिर क्या ये विरोध के स्वरों को दबाने और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं को कंट्रोल करने का कोई नया हथियार है? देखा जाए तो दोनों ही पक्षों के तर्क अपनी अपनी जगह काफी मजबूत हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये कानून क्या शक्ल लेता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से इस बेहद पेचीदा मुद्दे को समझने में काफी मदद मिली होगी।